हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 19 जुलाई। तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में ज्योग्राफी में से ग्रेट बैरियर रीफ। तो देखो, ग्रेट बैरियर रीफ न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये ऑलरेडी है, लेकिन यूनेस्को ने ये कहा है कि हम इसे इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या इसके रीजन हैं, क्या इश्यूज हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कोरल रीफ्स क्या होता है, और पूरे इशू को होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। देन जीएस 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से वी हैव मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट कितने स्ट्रॉन्ग रहे हैं मिड डे मील स्कीम के और कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया है। ठीक है, देन वी हैव ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल। तो ये एंटी ट्रैफिकिंग बिल क्या है, इसके क्या प्रोविजन हैं, और इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है आज द हिंदू में, उसमें बताया गया है कि इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। तो ये क्रिटिसिज्म क्या है इसको देखेंगे। देन सेडिशन। तो देखो, सेडिशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेडिशन को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 4 से 5 बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, 4 से 5 बार सत्येंद्र सर डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हमारे चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक वीडियो आया था, सिद्धार्थ सर ने सेडिशन को पूरी तरह से अच्छी होलिस्टिकली एनालाइज किया हुआ है, इसका क्या लॉ है और क्या इसके क्रिटिसिज्म है, क्या इससे रिलेटेड इश्यूज है, इसको पूरा उसमें वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ हम काइंड ऑफ रिविजन करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस का FATF हम डिस्कस करेंगे। देन पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्कस करेंगे। एंड GS 3 में साइंस एंड टेक से पिगासस। तो ये पिगासस क्या है, क्या वायरस है और ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसको देखेंगे। एंड GS 4 में आज कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो बिलीव मी दैट नोबडी एल्स इज गोइंग टू पुश यू। आपके अंदर से ही पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर से ही नेगेटिविटी आती है, और जो भी मोटिवेशन आता है ना, जो भी मोटिवेशन काम करता है एक्चुअल में, वो अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो काम करता है। वी आर जस्ट एडिंग अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। एक्चुअल पॉजिटिविटी हैज़ टू कम फ्रॉम योर सेल्फ। देखो, बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे जो कई बार आपको मोटिवेट करेंगे, कई बार आपको टॉन्ट्स मारेंगे, कई बार आपको डीमोटिवेट भी करेंगे, कई बार आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें भी बोलेंगे, बट दैट डज नॉट इम्पैक्ट यू फॉर लॉन्ग। ठीक है, वॉट मैटर्स इज योर इंटरनल मोटिवेशन, सो यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ। तो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट। पहला तो न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो देखो, मिड डे मील्स हैव लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट स्टडी। तो मिड डे मील्स किस तरह से एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है इन्होंने, ये एक स्टडी में बताया है। ठीक है, तो ये नेचर कम्युनिकेशंस की एक स्टडी है जिसमें ये बताया हुआ है कि जिन भी गर्ल्स को उनके एडोलेसेंट टाइम पे मिड डे मील का फ़ायदा मिला था, उनके जो बच्चे हैं आज, दे आर नॉट स्टंटेड। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये माल न्यूट्रिशन कई सारे तरीक़ों से हमको देखने को मिलता है इंडिया में, जैसे स्टंटिंग और वेस्टिंग। ठीक है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग आर द 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। स्टंटिंग का मतलब होता है कि एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होना, और वेस्टिंग का मतलब होता है हाइट के अकॉर्डिंग वेट का कम होना। ठीक है, तो स्टंटिंग की अगर बात करें तो जिन भी लड़कियों को, जिन भी गर्ल्स को एक्सेस टू फ्री लंचेस मिला था मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, उनके जो बच्चे हैं उनका हायर हाइट टू एज रेशो देखा गया है। ठीक है, मतलब उनके बच्चे मोस्टली देखा गया है कि जिन गर्ल्स को मिड डे मील स्कीम का जो फ़ायदा है वो मिला था, उनके बच्चे जो हैं वो स्टंटेड नहीं हैं, और मोस्टली उन लड़कियों के ही बच्चे जो स्टंटेड हैं जिनको मिड डे मील का फ़ायदा नहीं मिला था। तो यहाँ पे ये इंटर जनरेशनल रिपोर्ट बताई गई है कि इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट इसका क्या रहा है। ठीक है, कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीधे हमें बच्चों के ऊपर ही काम करना चाहिए कि बच्चों को न्यूट्रिशन पहुँचाया जाए, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि नहीं, इसमें मदर के न्यूट्रिशन की भी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो, अब बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की। तो ये 1995 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, 1995 में ये लॉन्च की गई थी। तो किस नाम से लॉन्च की गई थी? ये नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, इस नाम से ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अगेन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सीधा क्वेश्चन आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली सेक्टर। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों की फंडिंग होगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है? जिसमें पूरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेंटर का होगा। ओके, तो ये याद रखना। अच्छा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सेंटर का होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का पूरा जो दारोमदार होता है वो स्टेट के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे यहाँ पे लॉन्च
लॉन्च हुई थी इन विद द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये याद रखना, 2004 में इसका नाम बदल के मिड डे मील स्कीम कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं एंड मदरसाज होते हैं, उसमें जितने भी बच्चे आते हैं उनको कम से कम 1 मील स्कूल के द्वारा दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो स्कीम गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स एंड मदरसाज। ठीक है, और ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये स्कीम आती है आज की डेट में। ओके, इसमें क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 200 डेज तक, ईयर के एटलीस्ट 200 डेज तक एक कुक्ड मील दी जाती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और ये 1995 में स्टार्ट हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसके कुछ प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? पहला प्रोविजन तो ये कि एक मील जो दी जाएगी वो स्कूल प्रीमाइसिस के अंदर ही दी जाएगी। इन केस अगर स्कूल प्रीमाइसिस के अंदर ये स्कीम नहीं इंप्लीमेंट की जा सकती, जैसे अभी कोविड का केस है, तो कुछ भी ऐसा रीज़न है जिसके कारण ये स्कीम नहीं प्रॉपरली इंप्लीमेंट करी जा सक रही है, तो उस केस में क्या होगा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट फूड अलाउंस दे। ठीक है, फूड अलाउंस दे उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये फूड अलाउंस का प्रोविजन है एक। तो इसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके अंतर्गत स्कूल मैंडेटेड है, स्टेट मैंडेटेड है। ठीक है, ये इंप्लीमेंट करने के लिए मिड डे मील स्कीम को। इसके अलावा जो शेयरिंग होती है सेंटर और स्टेट में, वो शेयरिंग कैसे होती है? सेंटर जो है ये जो फूड ग्रेन होंगे ना, फूड ग्रेन्स को अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी सेंटर के पास होगी। स्टेट को फूड ग्रेन्स जो है वो फ्री में अवेलेबल कराएगा सेंटर, और स्टेट और सेंटर दोनों मिलके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, कुकिंग को लेकर, और जो भी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कुक को कुछ देना है, हेल्पर को कुछ पेमेंट देना है, वो सारे जो खर्चा होगा वो सेंटर और स्टेट मिलकर निभाएंगे। ओके, एक प्रोविजन ये भी है कि जो भी फूड क्वालिटी होगी, फूड ग्रेन्स होंगे, वो कौन सी क्वालिटी के होंगे? एगमार्क क्वालिटी के होंगे। ओके, ये याद रखना, एगमार्क क्वालिटी के फूड ग्रेन्स होने चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ ये कि एक स्कूल में एक कमेटी होगी। ठीक है, एक कमेटी होगी, स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी होगी, ये इंप्लीमेंट कराएगी इस स्कीम को। और जितना भी ये जो सर्व होने वाला होगा फूड, इसके लिए पहले कुछ स्कूल कमेटी के ही 2-3 लोग उसको चक्कर देखेंगे कि कैसी क्या क्वालिटी है। ओके, तो ये पूरा इशू था मिड डे मील स्कीम को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स जितनी भी है ना गवर्नमेंट की, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसिटिव एंड प्रिसाइज। तो देखो ये जो एडिटोरियल है पूरा, ये एडिटोरियल एक एंटी ट्रैफिकिंग बिल आई थी। ठीक है, एंटी ट्रैफिकिंग बिल इसको लेकर है। ठीक है, एंटी ट्रैफिकिंग बिल ऑफ 2021। तो इसका ड्राफ्ट जो है ना, ये आ गया था 2018 में ही, और लोकसभा में इसको रखा भी गया था। अब राज्यसभा में इसको रखा जाना है। तो 2021 की ये बिल है। इसके क्या प्रोविजन है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है कि ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में, और 1-2 रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि कोविड के कारण ये जो ट्रैफिकिंग है ये बढ़ती जा रही है। अब देखो इसमें इसके प्रोविजंस क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रोविजंस के पहले हमारा आज का क्या लॉ है इसके रिगार्डिंग, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन है, इसको देखते हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आर्टिकल 23(1) है। ठीक है, जो इससे डील करता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को। ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। देन एक और एक्ट है हमारे पास, एक्ट ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है। ये जो है ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस को। ठीक है, फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज। नाउ बात करें प्रोविजंस की, इस बिल के प्रोविजंस की बात करते हैं, फिर देखेंगे कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है। ये देखो, ये जो आर्टिकल है ना, इसका ये क्रिटिसाइज करता है इस बिल को। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि देखो ये ड्रॉबैक्स हैं इस बिल में, और इन्हें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन ये है कि ये डिफाइन करता है ट्रैफिकिंग को। ठीक है, और ट्रैफिकिंग में ये बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है, जैसे कि पोर्नोग्राफी को ये डिफाइन करता है एज ट्रैफिकिंग। ठीक है, पोर्नोग्राफी को। देन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए अगर कोई फोर्स किया जाए तो उसको यहाँ पे ऐड करता है इसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को। देन फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन को भी यहाँ पे ट्रैफिकिंग में माना जाता है। देन इसके अलावा जो फोर्स्ड लेबर है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या ऐड किया गया है, स्लेवरी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन में शामिल किया गया है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, ये सब कुछ इस एक्ट में एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ विमेन एंड चिल्ड्रन तक सीमित नहीं है, ये एक्ट कि विमेन एंड चिल्ड्रन को ही सिर्फ विक्टिम नहीं मानता, इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर को और जो भी पर्सन जिसके भी अगेंस्ट ट्रैफिकिंग हो रही है, इन सभी को इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा ये इंडियन एज वेल एज फॉरेन सॉइल पे भी काम करेगा, मतलब कि इंडियन और फॉरेनर्स दोनों को इंक्लूड करता है। फॉरेनर्स का भी अगर ट्रैफिकिंग होता है तो उसको भी इस एक्ट के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, देन इसके अलावा एक और चीज़ है कि पेनल्टी जो है इसमें ये 7 साल से 10 साल तक की पेनल्टी है। ठीक है, इसके अलावा 5 लाख का फाइन भी है, और साथ में अगर एक से ज़्यादा बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है तो उस केस में लाइफ इम्प्रीजनमेंट का भी यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी प्रावधान है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अगर कोई भी ऐसा पैसा बनाया गया है इस एक्ट के थ्रू, ट्रैफिकिंग के थ्रू अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ऐसा पैसा बनाया गया है जो इलीगल है, तो उसके अंतर्गत जितनी भी प्रॉपर्टीज बनाई गई है उन सबको सीज कर लिया जाएगा। ओके, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पे एनआईए होगी। देखो अभी तक जो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड लॉज होते थे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता था वो स्टेट करता था, स्टेट की पुलिस करती थी। अब एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास ये पूरा एक्ट चला गया है। इससे रिलेटेड जितने भी इशूज होंगे वो एनआईए डील करेगी इस बिल के अकॉर्डिंग। तो एक फेडरलिज्म का भी इशू है जो इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रोविजन हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो इससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है। क्रिटिसिज्म में एक्सपर्ट्स का ये मानना है, पहली चीज़ कि जो फोकस है इस बिल का वो विक्टिम के ऊपर नहीं है, वो एक्यूज्ड के ऊपर है या कन्विक्ट के ऊपर यहाँ पे जो फोकस है वो रखा गया है। ठीक है, मतलब इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे पूरा जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, क्रिमिनल लॉ पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस बिल को बनाया गया है, जबकि इसको कॉम्प्लीमेंट करना था। क्रिमिनल लॉ पर्सपेक्टिव को तो रखना ही था, पेनल्टी को तो रखना ही था, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को भी यहाँ पे ऐड करना था, विक्टिम के राइट्स को भी यहाँ पे ऐड करने की जरूरत थी। सेकेंड चीज इसमें कही गई है कि बहुत ज्यादा वेग इसकी टर्म्स हैं। वेग किस टर्म्स में, देखो वेग टर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है एक्सप्लॉयटेशन में, तो इसके कारण वो एक्टिविटीज भी क्रिमिनलाइज हो जाएंगी जिसका ट्रैफिकिंग से कोई सीधा लेना देना नहीं है। देन थर्ड चीज ये कही गई है कि यहाँ पे सेक्स वर्कर्स जो हैं उनका भी जो काम है वो क्रिमिनलाइज हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके पास और कोई काम नहीं होता बेगिंग करने के अलावा या फिर ये काम करने के अलावा, तो अगर वो सेक्स वर्कर्स को भी क्रिमिनलाइज कर देंगे तो उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहेगा, या तो वो बेगिंग करेंगे, ठीक है, भीख मांगेंगे रोड पे, या फिर उनका और एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो ब्लैंकेट बैन करना किसी भी सारी एक्टिविटीज को वो सही नहीं है। ठीक है, इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है। तो अब देखो सेंसिटिव एंड प्रिसाइज, ये आर्टिकल का नाम है। ट्रैफिकिंग नीड्स अ होलसम अप्रोच दैट इज कॉग्निसेंट ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म बताया गया है, इस पे आते हैं सीधे, क्योंकि प्रोविजंस तो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म ऑथर ये कहते हैं कि पहला क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पे देखो ओवर जीलस अप्रोच यूज किया गया है, ओवर एक्साइटेड है गवर्नमेंट इस इशू को डील करने के लिए। कैसे, देखो क्योंकि यहाँ पे सेक्स वर्कर्स भी इसके दायरे में आ जाएंगे, सेक्स वर्क भी यहाँ पे क्रिमिनलाइज हो जाएगा, तो जो विशियस सर्कल है ना पॉवर्टी का, वो उनके लिए और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, उनको ऑलरेडी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी वो फेस करते हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स उनके लिए अलग से है नहीं, तो ये जो चीज़ है ना विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी उनके लिए। ठीक है, सेकंड, और उसके कारण क्या होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ यहाँ पे कही गई है कि एनआईए के पास ये पावर्स दे दी गई है। पहले स्टेट पुलिस के पास ये पावर होती थी तो स्टेट का मैटर होता था, अब ये सीधा फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्योंकि स्टेट से उसकी पावर छीन ली गई, सेंटर के पास ये पावर आ गई है। थर्ड चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जो विक्टिम्स है, अगर आप विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखो तो विक्टिम बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि विक्टिम नहीं चाहता कि ये केस बाहर निकल के आए। ठीक है, ये जो केस जो भी उसके साथ हुआ है वो बाहर निकल के आए। यहाँ पे जो प्रोविजन रखा गया है, ये क्रिमिनलाइजेशन का प्रोविजन कैसे है मैं समझाती हूँ। जो मैंने यहाँ कहा था ना कि यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, विक्टिम के ह्यूमन राइट्स पे ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे कहा गया है कि रिपोर्टिंग होना मैंडेटरी है, और अगर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी है। तो यहाँ पे विक्टिम के ऊपर ही पेनल्टी ना लग जाए, इसके भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरा इशू है। तो देखो हमने ये वाले भी क्रिटिसिज्म इसके देखे, ये भी इश्यूज थे इसके साथ और ये भी इश्यूज थे। देखो अभी जो है ना ये ड्राफ्ट बिल है, और ये बिल रखी गई है पब्लिक उसमें डोमेन में, सो दैट इसको रिलेटेड जो भी इश्यूज सामने आ सकते हैं वो आ जाएं और उनको एड्रेस करते हुए बिल में अमेंडमेंट की जाए। तो हमने इस पूरे बिल को होलिस्टिकली डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इशू की तरफ। पिगासस स्पाई वायरस, स्पाईवेयर। देखो पिगासस
ये क्या है, एक स्पाईवेयर है। देखो सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि ये क्या है, तो ये एक स्पाईवेयर है, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब ये क्या था इसको समझते हैं। देखो कुछ साल पहले क्या हुआ था ना कि इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, इंडियन मिनिस्टर्स के ऊपर, इन सभी अपोजिशन लीडर्स के फोन में भी एक व्हाट्सएप कॉल आया। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल आया, और जिन्होंने भी इस व्हाट्सएप कॉल को रिस्पॉन्ड किया है उनके फ़ोन में ये स्पाई वायरस जो है ये एक्टिवेट हो गया, स्पाईवेयर जो है ये एक्टिवेट हो गया, और उनकी सारी जानकारी उसमें लीक हो गई इस व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। ठीक है, मतलब एक तरह से कैमरा स्टार्ट हो गया उसमें खुद ही, और उसके बाद रिकॉर्डर भी स्टार्ट हो गया, वॉइस रिकॉर्डर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हैकर था उसके पास चली गई, उससे रिलेटेड ही ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में देखो ये द वायर की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 40 जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, जो जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उन सभी के फ़ोन यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू यहाँ पे स्पाई किया जा रहा था थ्रू पिगासस स्पाई वायरस, स्पाईवेयर। ओके, तो अब देखो ये क्या है, पिगासस स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर क्या होता है, एक तरह का वायरस समझ सकते हो, एक तरह का मालवेयर समझ सकते हो, जो क्या होता है कि आपकी फ़ोन की जो iOS है, फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको, इसकी वल्नरेबिलिटी को टारगेट करते हुए, इसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए इसके फ़ोन में घुस जाता है। तो किसी भी पर्सन की ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेरे फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड में जो भी लूप होल्स होंगे, जो भी उसकी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, उसका फ़ायदा उठाते हुए पिगासस उसमें एंटर कर जाएगा और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू मेरे फ़ोन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब अगर मैंने व्हाट्सएप कॉल को रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये वायरस, तो ये आपको याद रखना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये कहाँ से आया, तो देखो NSO एक साइबर कंपनी है इजराइल की। ठीक है, तो इजराइल की ये कंपनी ने इसको डेवलप किया है, और ये पिगासस वायरस को यूं भी बेचती है। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है इस स्पाईवेयर को। ओके, तो ये पूरा जो इशू है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अब देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कई सारे रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं, पेटिया हो गया, वानाक्राई हो गया, उसके अलावा जैसे हमारे कुडनकुलम, ये जो हमारा एनर्जी प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, इसके ऊपर भी साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था। फिर ये पिगासस, ये हमारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सबके ऊपर ये स्पाईवेयर का अटैक हुआ था। तो ये स्पाईवेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, वो ये है वायरस, वर्म, मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सब क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो आई होप आप इन सब का जो भी डिफरेंस है ना, इसको आप गूगल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे कि वायरस का मैं बताती हूँ, ये कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फाइल में, आपके जो कंप्यूटर है उसमें किसी अटैच्ड फॉर्म में आएगा, किसी ईमेल के साथ आ सकता है, किसी फाइल के साथ आ सकता है, किसी CD के साथ आ सकता है, किसी पेन ड्राइव के साथ आ सकता है। तो ये अटैच्ड फॉर्म में ही आता है, और ये बेसिकली क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आके रेप्लीकेट होना स्टार्ट करता है और आपके डाटा को डैमेज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से वर्म, मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एडवेयर क्या होता है, एड्स दिखाता है आपको, अनडिजायर्ड एड्स दिखाता है। स्पाईवेयर जैसे कि पिगासस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सब का डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। FATF रिव्यू पुट ऑफ इंडिया पुट ऑफ अगेन। तो देखो FATF जो है, FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इंडिया का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग, तो FATF यहाँ पे मॉनिटर करने वाली थी हमारे इंडिया के लॉस को, जो मनी लॉन्ड्रिंग से डील करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग से डील करते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, तो FATF हर कंट्री की, जो हर मेंबर कंट्री है उसकी जो पॉलिसीज है उसको रिव्यू करती है, तो उसी के अंतर्गत ये करने वाली थी लेकिन नहीं हो पाया। तो FATF हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। FATF को भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल याद रखना 1989 की बॉडी है, और G7 समिट के अंतर्गत ये बनी थी। पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, OECD के साथ इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 39 मेंबर्स हैं इसके, 37 इसमें से कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है, और इसके साथ 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी, एक यूरोपियन कमीशन और एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी मेंबर्स हैं। अब ये क्या काम क्या करती है, देखो 1989 में सबसे पहले जब ये आई थी तब इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ना होने देना, ये इसका काम था। 2001
2001 में इसके फंक्शन में एक और चीज़ ऐड हुई, वो थी टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, ठीक है। उसके बाद 2012 में इसके अंतर्गत एक और चीज़ ऐड हुई, वो हुई कि जो प्रोलिफरेशन होता है ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, उसकी फाइनेंसिंग को रोकना। जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का प्रोलिफरेशन अगर हो रहा है तो अगर कोई चीज़, कोई पर्सन, कोई स्टेट, कोई कंट्री उसको फाइनेंस कर रही है तो उस चीज़ को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के फाइनेंसिंग को रोकना भी यहाँ पे इसका काम है, ठीक है। अब इसमें कई सारी लिस्ट होती हैं, जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम पे पाकिस्तान जो है वो अभी ग्रे लिस्ट में है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है ये ब्लैक लिस्ट में भी आ जाए। तो ग्रे लिस्ट क्या है, तो देखो ये सेफ हेवन्स होते हैं, जो सेफ हेवन, जो कंट्रीज जो होती हैं, जो कंट्रीज सेफ हेवन्स देती हैं उन लोगों को जो टेरर फंडिंग करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई सीधे सैंक्शंस नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग होती है कि आप जो टेररिस्ट हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उनको सेफ हेवन्स देना बंद कीजिए, या फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट वाली कंट्रीज कौन होती हैं, वो कंट्रीज जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो मान चुके हैं कि हाँ भाई हम तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हम तो यहाँ पे सेफ हेवन्स देते हैं टेररिस्ट को, टेरर फाइनेंसिंग भी करते हैं, ऐसी कंट्रीज जो हैं ब्लैक लिस्ट में आती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर सीधे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ट्रैवल सैंक्शंस होते हैं, फिर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट सैंक्शंस होते हैं, इकोनॉमिकल सैंक्शंस होते हैं, ये सब सैंक्शंस इनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो FATF बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रीलिम्स, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, सेडिशन। देखो सेडिशन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको तो सबको याद ही हो गया होगा। जो हमारे यूजुअल फॉलोअर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आज सुबह हमारे चैनल पे एक सेडिशन से रिलेटेड वीडियो डाला था, उसमें कॉम्प्रहेंसिवली उसे डिस्कस किया गया है सेडिशन को, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ क्या है, सेडिशन केसेस 326 सेडिशन केसेस आए थे ड्यूरिंग 2014 टू 2019। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हैं उसी का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ये 6 सालों में लगभग 326 फाइल किए गए हैं केसेस रिगार्डिंग सेडिशन। सेडिशन से कौन सा सेक्शन डील करता है हमारे यहाँ, 124A, ठीक है, ऑफ IPC, ये याद रखना। अब इसमें ये कहा गया है कि 326 केसेस यहाँ पे फाइल किए गए थे, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम जो हैं वो आसाम से फाइल किए गए, ओके। आसाम में लगभग 54 केसेस जो थे वो सेडिशन के फाइल किए गए थे, जिसमें से पाया गया है कि एक भी कन्विक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, एक भी पर्सन यहाँ पे कन्विक्ट नहीं पाया गया है अभी तक, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखा गया कि झारखंड में भी, झारखंड में लगभग 40 केसेस यहाँ पे फाइल किए गए थे, यहाँ पे एक कन्विक्ट हुआ है, एक पर्सन। तो यहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत कम है और ये दिखाता है कि कितना ड्रैकोनियन हो गया है ये लॉ, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली ये कहा था कि आप जो सेडिशन है 124A है, इसको आप मिसयूज नहीं कर सकते, इसको आप आर्बिट्ररली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेडिशन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेडिशन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आपका आज एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, ठीक है, सेडिशन को लेकर। अब देखो यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है इन सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो सेडिशन इज अ बेलेबल ऑफेंस। तो क्या सेडिशन एक बेलेबल ऑफेंस है, इसका आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, सेडिशन क्या एक बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है। उसके बाद ये बताना है कि सेडिशन का जो सेक्शन है, सेक्शन 124A, ये IPC में कब ऐड किया गया था, क्या ये IPC में स्टार्टिंग से था या इसको बाद में ऐड किया गया था, और ऐड किया गया था तो कब ऐड किया गया था, ये भी बताना है। देन हु वाज द फर्स्ट पर्सन अगेंस्ट हुम सेडिशन ट्रायल्स वर इनिशिएटेड। तो कौन ऐसा फर्स्ट पर्सन था जिसके अगेंस्ट सेडिशन ट्रायल्स किए गए थे, ये भी बताना है। देन पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। तो सेडिशन के लिए अगर आप पाए जाते हैं कि आप कन्विक्ट हैं सेडिशन को लेकर, तो आपके अगेंस्ट क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती हैं, ये आपको बताना है। और क्या क्या आपको इसके बाद डिसएडवांटेजेस फेस करने को मिलेंगे, ये सब भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो दिस इज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। कॉमेंट डाउन बिलो कि क्या आंसर्स होंगे इसके, ठीक है, इससे पता चलेगा कितनी सीरियसनेस है अभी। ओके चलो, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, बट ठीक है, टेस्ट तो लेते रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट इज चाइना डिनाइज पॉलिटिक्स बिहाइंड यूनेस्को मूव ऑन बैरियर रीफ। तो देखो सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है ये देखते हैं। तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ पे पैसिफिक ओशन में आपको दिखेगी ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। इसका पहले मैप देख लेते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे 5 प्रोविंसेस हैं, याद रखना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। और ये 5 जो टेरिटरीज हैं, 5 जो प्रोविंसेस हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो कुछ मेजर सिटीज आपको पता होनी चाहिए, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा,
मेलबर्न, ओके। उसके बाद यहाँ पे तस्मानिया एक छोटा सा आइलैंड है, इसको अलग करता है बेस स्ट्रेट, ठीक है, तो बास स्ट्रेट, बेस स्ट्रेट कुछ भी कह सकते हैं। फिर ये ग्रेट ऑस्ट्रियन बाइट है, ऑस्ट्रेलियन बाइट, ओके। फिर यहाँ पे तिमोर सी आता है, ये आराफुरा सी, ये आराफुरा सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इस लोकेशन पे आएगा आपका ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहा गया है, देखो ऑलरेडी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये इसके बारे में पहले मैं बता दूं, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, इस तरह का यहाँ पे कोरल रीफ का एक अरेंजमेंट है, ठीक है, ऐसा कंटिन्यूस यहाँ पे ऐसा लिविंग सिस्टम है कोरल रीफ्स का, इसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1981 से, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1981 से। अब इसके ऊपर काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। देखो आपको पता है चाइना का नेचर कैसा है, चाइना हर जगह चाहता है कि उसी की टेरिटरी हो। साउथ चाइना सी का इशू देख लो, इंडिया के साथ लद्दाख का इशू देख लो, ठीक है, नेपाल के साथ जो इनका इशूज चलता है, ये सभी के साथ ऐसा है, ठीक है, वियतनाम के साथ, सभी के साथ चाइना का जो नेचर है वो ऐसा अग्रेसिव सा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनका पॉलिटिकल टेंशन है, चाइना क्लेम करता है कि ग्रेट बैरियर रीफ मेरी है, ठीक है, तो जबकि सबको दिख रहा है कि कहाँ पे क्या है। तो यूनेस्को ने कहा है यहाँ पे कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे इन डेंजर लिस्ट में डालें। देखो इन डेंजर लिस्ट जो है ये किसी भी तरह का सैंक्शन नहीं है, ओके, ये किसी भी तरह का सैंक्शन नहीं है इंडेंजर लिस्ट, लेकिन यहाँ पे इंडेंजर लिस्ट से क्या होगा कि एक इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगा और इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करे जा सकेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। अब ऑस्ट्रेलिया को ये कहा यूनेस्को ने कि आप इसके लिए एफर्ट्स करो, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहता है, देखो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, ये भी याद रखना, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग होती है, और कोरल ब्लीचिंग के कारण भी ये पाया जा रहा है कि ये डिस्ट्रॉय हो रही है ग्रेट बैरियर रीफ, ओके। तो इसलिए यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आप इसके लिए एफर्ट्स लो। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि देखो हमारे यहाँ तो जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह हमको पैदा करनी है, इसके लिए हम फॉसिल फ्यूल्स को तो कम नहीं कर सकते, हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया रीफ 2050, ये इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया कोरल रीफ्स के लिए, जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है उसके लिए, लेकिन इसका भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब यूनेस्को ने ये कहा है कि जो हम ये जो इन डेंजर लिस्ट में डालना चाह रहे हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, तो उसी को लेकर चाइना ने डिनाई किया है कि नहीं भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारे कोई पॉलिटिकल टेंशन्स इसके पीछे नहीं है, ग्रेट बैरियर रीफ को जो खराब हो रही है ग्रेट बैरियर रीफ, उसके पीछे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, चाइना ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने इशू डिस्कस किया। अब देखो ये पता होना चाहिए आपको कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक एक्सटेंसिव सा इकोसिस्टम आप समझ सकते हो, कोरल रीफ्स का एक इकोसिस्टम है जो आउटर स्पेस से भी दिखता है, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आउटर स्पेस से भी दिखता है। अब कोरल रीफ्स क्या होती है, देखो कोरल रीफ्स का क्या मतलब है, आपने अगर साइंस टेक में एनवायरमेंट में पढ़ा होगा तो कोरल रीफ का मतलब होता है एक कोरल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, कोरल पॉलिप्स टाइनी एनिमल्स होते हैं जो एक जिनके ऊपर एक शेल रहता है, ठीक है, कैल्शेरियस सा शेल रहता है, और इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं जूक्स एंथेले। जूक्स एंथेले क्या होते हैं, ये एक एल्गी टाइप होता है, ठीक है, तो जूक्स एंथेले एक एल्गी है और कोरल पॉलिप्स टाइनी एनिमल्स हैं, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं जूक्स एंथेले को, ठीक है, रहने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और जूक्स एंथेले फोटोसिंथेसिस वगैरह करके कोरल पॉलिप्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहते हैं और इसी के कारण कोरल रीफ बनता है, ओके। अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे जो जूक्स एंथेले है, अच्छा देखो जूक्स एंथेले अलग अलग कलर्स के होते हैं जिसके कारण कोरल रीफ को कलर्स मिलते हैं। अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के कारण जूक्स एंथेले को एक्सपेल आउट कर देता है कोरल पॉलिप, जिसके कारण इनका जो कलर होता है, कोरल रीफ का जो कलर है वो धीरे धीरे जाने लगता है, इसीलिए इसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग जो है वो कारण है कोरल रीफ्स के खराब होने का, ठीक है, कोरल रीफ्स के डिस्ट्रॉय होने का। तो ये कोरल ब्लीचिंग इज द मेन कंसर्न हियर, ग्रेट बैरियर रीफ के खराब होने का ये कारण है। अब कोरल रीफ की बात करें तो देखो मेजरली ऑस्ट्रेलिया में तो देखा जाता ही है, उसके अलावा इंडोनेशिया जो इसके जस्ट ऊपर है, यहाँ पे भी कोरल रीफ्स काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। इंडिया में बात करें तो देखो जो इंडिया है, सपोज यहाँ पे ये जो इंडिया है, तो इंडिया के यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में देखी जाती है, उसके अलावा अंडमान सी में, लक्षद्वीप आइलैंड में और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में, इन 4 लोकेशंस पे कोरल रीफ देखी जाती है इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है, तो ये याद रखना। ऑलराइट, अच्छा, और कोरल रीफ्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होता है कोस्टल सिस्टम के सस्टेनेंस के लिए, ठीक है, जो कोस्टल इकोसिस्टम होता है उसके सस्टेनेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। तो देखो सुप्रीम कोर्ट मूव्स लिमिट टू रोल एज पॉलिसी वॉचडॉग, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्टैंड है वो चेंज कर लिया है। तो पूरा इशू क्या है इसको समझाती हूँ।
देखो लास्ट मई में क्या हुआ था, मतलब मई 2021 में क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और बहुत खतरनाक तरीके से चल रही थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो छोटी सिटीज़ है ना उसके हॉस्पिटल्स की हालत राम भरोसे चल रही है। ठीक है, ये वर्ड का यूज किया था उन्होंने, राम भरोसे चल रहा है सब कुछ। तो इसको लेकर जो यूपी गवर्नमेंट है वो गई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास इनके इस स्टेटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गई यूपी गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अब क्या कहा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मई में एक और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा कि हम यहाँ पे जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे साइलेंट स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकते। पॉलिसीज क्या ली जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर ये पॉलिसीज सिटीजन्स के राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो हमारा बोलना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक असेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और हमें इसको एक्टिवली यूज करना चाहिए अगर सिटीजन्स के राइट्स का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कही थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं वो रीजनेबलनेस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और सभी के राइट टू लाइफ को यहाँ पे एड्रेस करती हुई ये सारी पॉलिसीज होनी चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहले सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी वॉचडॉग बनने के फेवर में था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट की जो डिविजनल बेंच है उसने ये कहा है कि नहीं, अब हमें कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो कलेक्टिव एफर्ट की हमें ज़रूरत है कि हमें एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। और देखो हमने पिछले लेक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था कि जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गन्स होते हैं जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन सभी के अपने अपने काम हैं और इनका अगर एक दूसरे में अगर ये इंटरफेयर नहीं करें तो दैट वुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ये एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हमें अब यहाँ पे थोड़ा दूर दूर रहने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने देना चाहिए हमें, और हमें यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। तो ये पूरा इशू था, इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्टैंड था उसे थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बताइएगा कि अगर आपको याद हो वो आर्टिकल्स, तो कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करते हैं, डिफाइन नहीं तो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर एक्सप्लिसिटली ये टर्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक और मैसेज था मेरे पास आपके लिए कि अभी ऐसा क्या होता है ना कि 3 दिन मैं लेती हूँ, 3 दिन सत्येंद्र सर लेक्चर लेते हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे हम कि अभी बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई पर्सनल रीजन्स आई वुड नॉट बी एबल टू टेक रेगुलर लेक्चर्स अभी। ठीक है, तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आपके डेली सेशंस लेंगे रिगार्डिंग डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड जो भी हिंदू का एनालिसिस करते हैं हम उसको लेकर। सो यू नीड नॉट टू वरी, मैं यहाँ पे 4 अगस्त से कंटिन्यूस लेक्चर्स लूँगी। आई ट्राई कि मैं बीच में आ सकूँ लेक्चर्स लेने के लिए, बट 4 अगस्त से आई विल बी कंटिन्यूस। ओके, एंड डो नॉट फॉरगेट टू मिस मी। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।